कक्षा 12वीं रसायन इकाई 2 विलयन। और आज हम देखेंगे राउल्ट का नियम। और ये जो राउल्ट का नियम है वो द्रव द्रव विलयनों के वाष्प पदार्थ के लिए है, क्योंकि राउल्ट का नियम हमको 2 बार पढ़ना है ना, एक द्रव द्रव विलयन के लिए और एक ठोस द्रव विलयन के लिए। तो आज हम देखेंगे ऐसा द्रवीय विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों जो है वाष्पशील द्रव है, तो उसके लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। तो इससे पहले हम पढ़े हैं वाष्प दाब। वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब स्थिर ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। तो मान लो हम कोई विलयन ले लेते हैं, ये जो है विलयन है, मतलब इसमें विलेय है और विलायक है। मान लेते हैं इसमें द्रव A है और द्रव B है और दोनों वाष्पशील हैं। इसको ध्यान रखना, दोनों जो है इसमें वाष्पशील हैं। विलेय भी वाष्पशील है और विलायक भी वाष्पशील है। अब इसमें होगा क्या, अगर इसको हम बेल जार से ढक दें, यहां पर A का भी वाष्प होगा, A का वाष्प, और यहीं पर B का भी वाष्प होगा। ये द्रव है, दोनों वाष्पशील है, मतलब दोनों क्या बनेंगे, दोनों बनाएंगे वाष्प। तो इस भाग में यानी कि विलयन के पृष्ठ के ऊपर जो है A का वाष्प भी होगा और B का भी वाष्प होगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर A का वाष्प ज्यादा होगा कि B का वाष्प ज्यादा होगा, कैसे बताओगे आप। तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहां पर ये जो हम विलयन बनाए हैं द्रव A और द्रव B का, इस विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा है। मान लेते हैं हम इसमें A की मात्रा ज्यादा है B से, तो द्रव A का मात्रा ज्यादा होगा तो यहां पर A का वाष्प ज्यादा होगा। अगर इसमें द्रव B का मात्रा ज्यादा होगा, इसका मतलब B का वाष्प ज्यादा होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, जो द्रव ज्यादा मात्रा में रहेगा उसका वाष्प जो है यहां पर अधिक होगा। क्या है समझ में। तो ये जो वाष्प है और साम्य अवस्था में इन्हीं वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। मतलब वाष्प दाब किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, द्रव A या B की मात्रा पे। मात्रा मतलब मोल प्रभास पे डिपेंड कर रहा है। अब ये मोल प्रभास पहले हम पढ़े हैं, इसको आपको समझना है कि ये मोल प्रभास शब्द कहां से आ गया। A की मात्रा ज्यादा है बोल रहे हैं और B की मात्रा कम है, मात्रा हिस्सा कहेंगे। इस विलयन में A का हिस्सा ज्यादा है और ये जो हिस्सा है फ्रैक्शन है, उसी को हम कहते हैं मोल प्रभास। मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि A का मोल प्रभास अगर अधिक है तो A का वाष्प दाब अधिक होगा। B का मोल प्रभास यानी कि B की हिस्सेदारी अगर यहां पर ज्यादा है तो B का वाष्प दाब जो है अधिक होगा। मतलब वाष्प दाब किस पे डिपेंड कर रहा है, वाष्प दाब डिपेंड कर रहा है किस पे, मोल प्रभास पे। और ये मोल प्रभास जितना ज्यादा होगा वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। मतलब क्या आ गया कि वाष्प दाब जो है मोल प्रभास के समानुपाती है। बहुत ईजी है राउल्ट का नियम और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस बीकर में एक विलयन लिए हैं और उस विलयन में 2 द्रव हैं, द्रव A और द्रव B, दोनों वाष्पशील हैं, मतलब दोनों का वाष्प बनता है। यहां पर द्रव A का भी वाष्प होगा और द्रव B का भी वाष्प होगा। किसका वाष्प अधिक होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस विलयन में कौन सा द्रव जो है अधिक है। मतलब किसी एक घटक का जो वाष्प दाब है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उस विलयन में उसकी मात्रा पे। मतलब विलयन में उसकी मात्रा कहेंगे तो हो जाएगा मोल अंश या मोल प्रभास। तो यहां से बन गया राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, देखो ये क्या है, तो ये वाष्पशील द्रवों का विलयन है। वाष्पशील द्रवों के विलयन में
वाष्पशील द्रवों के विलयन में। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ऐसे विलयन की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों द्रव वाष्पशील हैं। तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उसके मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है। ये हो गया राउल्ट का नियम। वाष्पशील द्रवों के विलयन में कह रहे हैं, मतलब ऐसा विलयन जिसमें दोनों द्रव वाष्पशील हैं, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब। अब आंशिक दाब की बात क्यों कर रहे हैं? आंशिक दाब का मतलब यह है कि यहां पर विलयन का दाब कहेंगे तो विलयन के दाब में द्रव ए का दाब भी होगा और द्रव बी का दाब भी होगा। विलयन का दाब मतलब द्रव ए का दाब प्लस द्रव बी का दाब। लेकिन हम जो है किसी एक अवयव की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हम लिखे हैं प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब ए का मोल प्रभाज बढ़ाते जाओगे तो ए का जो आंशिक दाब है या आंशिक वाष्प दाब है वो बढ़ता जाएगा। अब अगर एग्जाम में पूछता है कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं तो आपको लिखना क्या है? तो राउल्ट ने सबसे पहले किसके बीच में संबंध स्थापित किया? द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज। द्रव द्रव विलयनों में किसी एक घटक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए राउल्ट ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है? वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती होता है। अब हम देखते हैं इसका गणितीय स्वरूप। अभी जब हम बात कर रहे थे, ये विलयन है और इस विलयन में दो वाष्पशील द्रव है ए और बी। तो मान लेते हैं ये द्रवीय विलयन है और इसमें दो अमिश्रणीय वाष्पशील द्रव है ए और बी, और इनका जो मोल प्रभाज है वो क्रमशः एक्स ए है और एक्स बी है। मतलब ए का मोल प्रभाज एक्स ए और बी का मोल प्रभाज एक्स बी है। इस विलयन में किसी स्थिर ताप पर ए का वाष्प दाब को हम डिफाइन कर लेते हैं पी ए से और बी के वाष्प दाब को डिफाइन कर लेते हैं पी बी से। माना कि किसी द्रवीय विलयन में दो पूर्णतः अमिश्रणीय द्रव ए और बी हैं जिनके मोल प्रभाज क्रमशः एक्स ए तथा एक्स बी हैं। शुद्ध अवस्था में ए और बी का वाष्प दाब क्रमशः पी नॉट ए और पी नॉट बी है। इसका मतलब क्या है? आगे लिखे हैं कि स्थिर ताप पर वाष्प दाब पी ए और पी बी है। इस विलयन में ए का वाष्प दाब पी ए है और द्रव बी का वाष्प दाब पी बी है। शुद्ध अवस्था में ए और बी का वाष्प दाब कहेंगे तो मान लो हम बीकर में केवल द्रव ए ले लेते, यहां पर अब क्या लिए हैं? केवल द्रव ए लिए हैं। तब इसका जो वाष्प दाब है उसको हम कहेंगे पी नॉट ए, मतलब शुद्ध अवस्था में द्रव ए का वाष्प दाब। अगर हम किसी बीकर में केवल द्रव बी लेते, केवल द्रव बी लेते, तब इसका जो वाष्प दाब है उसको हम कहते हैं पी नॉट बी। मतलब इसको समझना है अंतर क्या है। कहीं पर पी ए लिखा है और पी नॉट ए लिखा है तो इसका मतलब क्या है? दोनों में अंतर क्या है? पी नॉट ए का मतलब है शुद्ध अवस्था में द्रव ए का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था मतलब उसमें केवल द्रव ए है। पी ए का मतलब क्या है? तो ए का वाष्प दाब है जब वो विलयन में हो। किसी विलयन में द्रव ए का वाष्प दाब, अब विलयन की बात कर रहे हैं मतलब उसमें कोई दूसरा अवयव भी होगा। तो अगर हम विलयन में ए के वाष्प दाब कहेंगे तो पी ए है
और बी का वाष्प दाब पी बी है। और शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब पी नॉट ए और शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब पी नॉट बी है। तो अभी हम राउल्ट का नियम पढ़े हैं कि प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब है या वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभास के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम से हम कह सकते हैं, राउल्ट के नियम से प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब, मान लो हम ए का वाष्प दाब कहेंगे तो ए का वाष्प दाब है पी ए समानुपाती उसके मोल प्रभास के यानी कि एक्स ए। अब ये समानुपातिक चिन्ह को जब भी हम हटाते हैं तो वहां पर हम लगाते हैं समानुपातिक नियतांक। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल के एक्स ए। इसको आप मान लो समीकरण पहला। के क्या है तो के एक समानुपातिक नियतांक है, के एक समानुपातिक नियतांक है। अब के का मान कैसे निकालेंगे, तो समानुपातिक नियतांक का मान निकालने के लिए अगर हम शुद्ध अवस्था की बात करें, शुद्ध अवस्था में ये पी ए का मतलब है विलयन में उपस्थित द्रव ए का वाष्प दाब। अगर हम शुद्ध अवस्था में कहेंगे तो उसमें केवल द्रव ए होगा, यानी कि ये जो पी ए है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट ए के बराबर। और शुद्ध अवस्था में एक्स ए का मान 1 होता है, एक्स ए इक्वल होता है 1। क्यों होता है उसका भी कारण है, रटना नहीं है, समझना है। अब यहां पर लिख दिया एक्स ए इक्वल 1 होता है तो याद नहीं करना है आपको क्यों होता है। एक्स ए का सूत्र पढ़े हो ना, एक्स ए इक्वल क्या होता है, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। किसे कहते हैं मोल प्रभाज, किसी विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ये सूत्र पढ़े हैं। अब शुद्ध अवस्था कह रहे हैं मतलब एन ए मतलब ए के मोलों की संख्या और एन बी मतलब बी के मोलों की संख्या। तो शुद्ध कह रहे हैं तो उसमें एन बी होगा क्या, नहीं होगा, यानी कि शुद्ध अवस्था में एन बी इक्वल 0 हो जाएगा। यानी कि एक्स ए इक्वल हमारे पास क्या बचा, एन ए अपान एन ए, यानी कि एक्स ए का मान हो गया 1। ठीक है। अब इन दोनों मानों को अगर हम समीकरण पहला में रख दें, समीकरण पहला से पी ए इक्वल पी नॉट ए है, पी नॉट ए इक्वल के और एक्स ए का मान है 1, यानी कि हमारे पास नियतांक के का मान आ गया पी नॉट ए। अब इस के मान को फिर से रख दो समीकरण पहला में। समीकरण पहला में रखेंगे तो हमारे पास आ गया पी ए इक्वल के का मान है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये है राउल्ट का नियम। ये उस द्रवीय विलयन के लिए राउल्ट का नियम है जिसमें विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है और दोनों अमिश्रणीय है और वाष्पशील है। मतलब ये द्रवीय विलयन के लिए राउल्ट का नियम है। द्रवीय विलयन मतलब ऐसा द्रवीय विलयन जिसमें विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो और दोनों वाष्पशील हो, दोनों वाष्पशील हो और अमिश्रणीय हो। ये राउल्ट का नियम हो गया। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब। अगर हम विलयन के कुल वाष्प दाब की बात करें यानी कि विलयन की दाब की बात करें तो कितना होगा, यदि समान ताप पर विलयन का दाब, समान ताप पर विलयन का दाब P है और इस विलयन में दो घटक है, घटक A है और घटक B है। तो विलयन का कुल दाब निकालना है तो उसके लिए आप पढ़े हो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम।
डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार ये जो कुल दाब P है ये हो जाएगा PA प्लस PB, क्योंकि बिलियन में दो घटक है A और B, तो A के दाब और B के दाब को हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा बिलियन का कुल दाब। अब ये PA और PB के मान को यहाँ पर रख दीजिए। PA का मान हमारे पास आया है P0A इंटू XA प्लस PB का मान आया है P0B इंटू XB। अब ये XA मतलब A का मोल प्रभाज और XB मतलब B का मोल प्रभाज। XA प्लस XB इक्वल होता है 1, तो XA इक्वल क्या हो जाएगा, XA इक्वल हो जाएगा 1 माइनस XB। क्यों 1 होता है तो उसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो 1 कैसे होता है, XA का मान होता है NA अपान NA प्लस NB। XB का मान कितना हो जाएगा, NB अपान NA प्लस NB। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ लघुत्तम आ गया NA प्लस NB, इसके अंश में है NA प्लस इसके अंश में है NB, दोनों कैंसिल, यानी कि मान कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि XA प्लस XB इक्वल होता है 1। अब ये XA के मान को यहाँ पे रख देते हैं। P0A XA के जगह हो जाएगा 1 माइनस XB प्लस P0B इंटू XB। आगे हल करें तो इसको लिखेंगे P0A माइनस P0A इंटू XB प्लस P0B इंटू XB। अब देखो यहाँ भी XB है, यहाँ भी XB है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P0A प्लस ये XB को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा P0B माइनस P0A इंटू XB। ये हो गया बिलियन का कुल वाष्प दाब या कुल दाब। अब इस समीकरण से क्या निष्कर्ष निकल रहा है उसको समझना है कि किसी बिलियन के कुल वाष्प दाब को यानी कि बिलियन के दाब को उसके किसी एक घटक के मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। या XB के जगह में XA भी आ जाता, अगर हम ये XB के जगह में XA रखते, यहाँ पर हम क्या किए हैं, XA के जगह हम मान को रखे हैं, अगर XB के जगह हम मान को रखते तो यहाँ पर क्या आता, XA आता। तो इसका मतलब ये है कि बिलियन के दाब को हम किसी एक घटक के मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी बिलियन का जो दाब होता है वो किसी एक घटक के मोल प्रभाज के साथ रेखीय रूप से परिभाषित होता है। यहाँ पर जो बिलियन का दाब है वो किसी एक घटक के साथ रेखीय रूप में परिवर्तित होता है। मतलब यहाँ से हम ग्राफ बना सकते हैं और इस ग्राफ को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, तो वहाँ पर भी हमको ये ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो ये ग्राफ आपको अच्छे से समझना है। चलिए अब हम देखते हैं राउल्ट के नियम का ग्राफीय रूप, यानी कि विलयन के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच ग्राफ बना के देखते हैं। मान लो हम इस x अक्ष में दर्शाते हैं मोल प्रभाज को, यह x अक्ष है जहां पर हम दर्शा रहे हैं मोल प्रभाज या मोल अंश को, और ये y अक्ष में हम दर्शा लेते हैं वाष्प दाब को। y अक्ष में हम ले लिए वाष्प दाब, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए हमको कम से कम x अक्ष और y अक्ष की आवश्यकता पड़ती है। तो x अक्ष में हम ले लिए मोल प्रभाज और y अक्ष में हम ले लिए वाष्प दाब। अगर हम इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पर हम ले लेते हैं XA इक्वल 1 और XB इक्वल 0। अब इसको आपको समझना है, ये जो बिलियन है इसमें दो घटक है A और B,
अगर हम कह रहे हैं कि एक्स ए इक्वल 1 है और एक्स बी इक्वल 0 है, इसका मतलब क्या है कि इस बिलियन में केवल ए है, बी नहीं है। एक्स बी 0 है ना, मतलब बी का मोल प्रभाव 0 है। बी का मोल प्रभाव 0 है, मतलब इस बिलियन में बी है ही नहीं। मतलब इस बिलियन में केवल क्या है, इस बिलियन में केवल ए है। और केवल ए है तो उसके वाष्प दाब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसके वाष्प दाब को हम प्रदर्शित करते हैं पी नॉट ए से। पी नॉट ए शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब। इसको आपको अच्छे समझना है। इस बिंदु पर एक्स ए इक्वल 1 मार रहे हैं और एक्स बी इक्वल 0, मतलब बी 0 है, बी है ही नहीं उस बिलियन में। और उस बिलियन में बी नहीं है, मतलब केवल ए है। और केवल ए है तो उसके वाष्प दाब को हम कहेंगे शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, जिसको हम दर्शाते हैं पी नॉट से। तो ये हो गया, ये जो बिंदु है, ये बिंदु मान प्रदर्शित कर रहा है पी नॉट ए को। ठीक है, यहां हम एक बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु पर एक्स ए जो है 0 हो गया और एक्स बी का मान 1 हो गया। अब इसका मतलब क्या है? एक्स ए 0 हो गया, मतलब ए का घटक ए का मोल प्रभाव 0 हो गया। इस बिलियन में ए का मोल प्रभाव 0 हो गया, मतलब इसमें केवल क्या है, बी है। अगर हम कहेंगे एक्स ए इक्वल 0 और एक्स बी इक्वल 1, मतलब यहां पर ए है ही नहीं, यहां पर केवल क्या है, बी है। अब केवल बी है तो इसके वाष्प दाब को हम डिनोट करेंगे पी नॉट बी से। मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये है पी नॉट बी। अब ध्यान दो, यहां पर पी नॉट ए को थोड़ा नीचे बनाए हैं और पी नॉट बी को ऊपर बनाए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की मात्रा जो है कम है और बी की मात्रा ज्यादा है। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो वाष्प दाब है वो किस पे डिपेंड करता है, विलायक की प्रकृति पर। पढ़े हैं ना। अब अगर हम एक्स अक्ष में आगे बढ़ रहे हैं तब क्या हो रहा है उसको समझो। एक्स ए का मान 1 है और 1 से ये क्या हो रहा है, एक्स ए 0 हो रहा है। इसको समझना, एक्स ए का मान 1 से एक्स ए का मान 0 हो रहा है। मतलब ये जो बिलियन है उसमें एक्स ए 1 था और फिर 0 हो गया, मतलब एक्स ए का मान क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। एक्स ए का मान कम होते जा रहा है और एक्स ए का मान कम होगा तो इसके समानुपाती होता है पी ए। तो पी ए का मान भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और जब एक्स ए का मान 0 हो जाएगा, एक्स ए का मान 0 हो जाएगा तो पी ए का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस एक्स अक्ष में हम आगे जा रहे हैं तो एक्स ए यानी कि ए का मोल प्रभाव कम होते जा रहा है तो उसका वाष्प दाब भी कम होते जाएगा। ये कम होते जा रहा है, ये हो गया, ये है पी ए। पी ए का मान कम होते जा रहा है, 0 हो गया। अब इसको देखो, एक्स बी 0 है तो इसका वाष्प दाब यहां पर 0 होगा, 0 से 1 होते जा रहा है। यह एक्स बी का मान 0 से 1 होते जा रहा है, मतलब बी का जो मोल प्रभाव है वो बढ़ते जा रहा है और मोल प्रभाव बढ़ेगा तो उसका वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा। एक्स ए का मान बढ़ते जा रहा है तो उसका मोल प्रभाव भी बढ़ते जाएगा। ये हो गया, ये प्रदर्शित कर रहा है पी बी। तो ये पी नॉट ए और पी नॉट बी को अगर हम मिला दें तो ये प्रदर्शित करेगा बिलियन के वाष्प दाब को, यानी कि P इक्वल पी ए प्लस पी बी को। ये बिलियन का वाष्प दाब इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। इस ग्राफ को अच्छे समझना है। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप रिपीट करके देखो, पॉज करके देखो, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी हमको समझ में आएगा आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन। और बहुत इजी है,
एक्स अक्ष में हम मोल प्रभाज ले लिए, वाई अक्ष में ले लिए वाष्प दाब। ये दो बिंदु लिए हैं। इस बिंदु पर एक्स ए 1 है, एक्स बी 0 है, मतलब इस बिंदु पर विलयन में केवल ए है और केवल ए है, तो उसके वाष्प दाब को हम कहेंगे ए का शुद्ध वाष्प दाब, यानी कि पी नॉट ए। इस बिंदु पर एक्स ए इक्वल 0 है और एक्स बी इक्वल 1 है, इसका उल्टा माने हैं, यानी कि इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पर विलयन में केवल बी है और केवल बी है, तो उसके वाष्प दाब को प्रदर्शित करेंगे पी नॉट बी से। एक्स अक्ष में आगे बढ़ रहे हैं तो एक्स ए का मोल प्रभाज जो है घटते जा रहा है, तभी ये 1 से 0 हुआ है, और मोल प्रभाज घटेगा तो राउल्ट का नियम कहता है कि उसका जो दाब है, वाष्प दाब है, वो भी घटता जाएगा। तो ये रेखा घटता जा रहा है, देखो एक्स बी इक्वल 0 है, एक्स बी इक्वल 1 है, इसका मतलब एक्स बी का मान बढ़ते जा रहा है और बी का मोल प्रभाज बढ़ते जाएगा, तो बी का जो वाष्प दाब है पी भी, वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये पी भी क्या हुआ, बढ़ता गया। इसके बाद हम देखेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन।